अगली बार मैं ताबूत में वापस आऊंगा और जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे अपने दादा की कब्र के पास ही दफना देना। ये शब्द केरल से मेलबोर्न जाने से पहले 34 साल के सैमुअल इब्राहिम है, जो अपने दोस्तों से यह बात कहता है। और ताज्जुब की बात यह है कि मेलबोर्न पहुंचने के 3 दिन बाद ही हार्ट अटैक की वजह से सैमुअल इब्राहिम की मौत हो जाती है। एक बहुत ही हेल्दी इंसान जिसे पहले से कोई भी बीमारी नहीं थी, फिर भी वह अपनी मौत की बात करके जाता है और जाने की 3 दिन बाद ही ताबूत में वापस लौटकर भी आता जाता है। क्या यह महज इत्तेफाक था या कुछ और? घर वाले तो इसे ऊपर वाले की मर्जी मानकर सब्र कर लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पुलिस को सैम इब्राहिम की ऑटोप्सी रिपोर्ट से एक ऐसी जानकारी मिलती है जो इस पूरे केस को नेचुरल डेथ से मिस्टीरियस डेथ केस में बदल देती है। लेकिन कातिल और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मेलबोर्न पुलिस उसे हार्ट अटैक का केस मानकर सैम के शव को परिवार वालों को सौंप देती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सैम इब्राहिम मर्डर केस की, जिसने मेलबोर्न पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी। सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया में सैम इब्राहिम का हत्यारा कौन हो सकता है जहां उसे कोई जानता भी नहीं था। ऑस्ट्रेलियन पुलिस के लिए ये एक बहुत ही पेचीदा केस था। कातिल बहुत शातिर था, इसलिए मेलबोर्न पुलिस बिना किसी को बताए बहुत ही सीक्रेट तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। और लगभग 10 महीने की लंबी जांच करने के बाद आखिरकार पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगता जिससे सैम की मर्डर मिस्ट्री सुलझ जाती है। लेकिन जब सैम का कातिल सामने आता है तो परिवार वालों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता। तो दोस्तों, कौन था सैम इब्राहिम का कातिल और क्या है उसके कत्ल की पूरी कहानी? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। 14 अक्टूबर 2015 ही वो मनहूस तारीख थी जब केरल के कोलम जिले में रहने वाले सैमुअल इब्राहिम और लीला मां को उनके बेटे की अचानक मौत की खबर मिलती है। उनका बेटा सैमुअल इब्राहिम भारत में अपनी पत्नी सोफिया और बेटे के साथ छुट्टियां बिताकर 3 दिन पहले ही 11 अक्टूबर को केरल से ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न वापस आता है। सैम और सोफिया दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करते थे और अपने बेटे के साथ सुखी जीवन जी रहे थे। सैमुअल इब्राहिम और सोफिया की शादी 2008 में हुई थी। ये दोनों केरल के कोलम जिले के करावल्लूर गांव में रहते थे। दोनों बचपन से ही एक ही स्कूल में साथ पढ़े थे, इसलिए बड़े होते होते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों अपने गांव के चर्च के कोयर ग्रुप के लीड सिंगर थे, जिसकी वजह से ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं। स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद 2003 में ये दोनों कोट्टायम के महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। एक साथ पढ़ाई करते हुए इनका और प्यार गहरा हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। चूंकि ये दोनों एक ही गांव में पड़ोसी थे, इसलिए इनके परिवार भी शादी के लिए अपनी सहमति दे देते हैं। लेकिन शादी से पहले ये दोनों अपना करियर सेट करने का फैसला करते हैं। सैमुअल इब्राहिम ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एमबीए करने का फैसला करता है और वह तमिलनाडु के डिंडीगुल चला जाता है, जबकि सोफिया महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से ही पीजी करने का फैसला करती है। लेकिन इन दोनों के बीच कुछ समय की दूरी ही आगे चलकर सैम की जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल लेकर आने वाली थी, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद सोफिया को तिरुवनंतपुरम की एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, जबकि सैमुअल इब्राहिम प्राइवेट बैंक में जॉब करने लगता है। करियर सेट होने के बाद 2008 में सैम और सोफिया बड़ी धूमधाम से शादी कर लेते हैं। इन दोनों के बचपन का प्यार आखिर में कामयाब हो जाता है। सैमुअल की मां लीला के कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वो सोफिया को ही अपनी बेटी की तरह मानती थी। भगवान ने उन्हें 2 बेटे तो दिए थे, लेकिन एक बेटी की कमी थी जिसे सोफिया ने आकर पूरा कर दिया था। जब सैम और सोफिया 2009 में एक बेटे को जन्म देते हैं तो उनकी खुशियां दुगनी हो जाती हैं। थोड़े समय बाद सैम को ओमान के लुलू एक्सचेंज में जॉब मिल जाती है। इस जॉब की वजह से उसे सोफिया और अपने बेटे को केरल में ही छोड़कर ओमान जाना पड़ता है। ओमान में थोड़े समय तक रहने के बाद सैम अपनी पत्नी सोफिया और अपने बेटे को भी वहां बुलाने का फैसला करता है।
लेकिन सोफिया ओमान जाने से इनकार कर देती है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ सोफिया की बहन पहले से ही सेटल थी, इसलिए सोफिया भी ऑस्ट्रेलिया सेटल्ड होने का फैसला करती हैं। सैम जब ओमान में नौकरी कर रहा होता है तब सोफिया ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी शुरू कर देती है। कुछ महीने की कोशिश के बाद सोफिया को 2012 में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाता है और वो अपने 3 साल के बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में नौकरी शुरू करने के बाद सोफिया सैम को ऑस्ट्रेलिया बुलाने के लिए बहुत आग्रह करती है। सैम अपने घर से इतनी दूर नहीं जाना चाहता था क्योंकि ओमान में उसके पास अच्छी नौकरी थी। लेकिन सोफिया की जिद के आगे सैम को अपना फैसला बदलना पड़ता है और आखिरकार वह भी ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला कर लेता है। 2012 के अंत में सैम ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है और अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करता है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनके 3 साल बीत जाते हैं। अब तक सैम की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। मेलबोर्न में परिवार के अलावा उनकी किसी से ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, तो फिर उसकी जान का दुश्मन कौन था? सैम को इस बात का पता तब चलता है जब जुलाई 2015 में एक रेलवे स्टेशन के पास मास्क पहना एक इंसान सैम के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। चाकू से किए गए इस हमले में सैम को गर्दन पर हल्की चोटें आती है, लेकिन उस दिन किस्मत से उसकी जान बच जाती है क्योंकि भीड़ की वजह से हमलावर को ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है और उसे अपना हमला अधूरा छोड़कर भागना पड़ता है। सैम अपने ऊपर हुए इस हमले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है, लेकिन पुलिस हमलावर के बारे में सफल नहीं हो पाती है। इस हमले के 3 महीने बीत जाने के बाद सैम छुट्टी मनाने के लिए अपनी पत्नी और बेटे के साथ इंडिया में अपने गांव आ जाता है। अपने गांव वापस लौटकर ये लोग बहुत खुश नजर आते हैं। गांव में ये लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते समय भी काफ़ी खुश नजर आते हैं। लोगों की नज़र में तो सैम और सोफिया एक आइडियल कपल नजर आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। उसी दौरान सैम गांव में अपने कुछ बेहद ही करीबी दोस्तों को बताता है कि उसके और सोफिया के बीच अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा। शादीशुदा रिश्ते में समय के साथ ऐसा पड़ाव आना कोई बड़ी बात नहीं होती है, इसलिए सैम के दोस्त भी इसे बस इन दोनों के रिश्ते के बीच का एक टेम्परेरी फेस ही मानते हैं। हालांकि प्यार कम होने की बात के अलावा सैम अपने दोस्तों से एक और बड़ी बात कहता है, और वो बात ये होती है कि अगली बार मैं ताबूत में वापस आऊँगा और जब मैं वापस आऊँ तो मुझे मेरे दादा की कब्र के पास दफना देना। कोई इंसान इस तरह से अपनी मौत की बात क्यों करेगा? ये बात काफ़ी हैरान करने वाली थी, लेकिन सैम के दोस्त इस बात को भी हल्के में ले लेते हैं, या फिर वो ये सोच लेते हैं कि शायद सैम अब ऑस्ट्रेलिया में ही हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा और बुढ़ापे में मौत के बाद ही वापस आएगा, इसलिए ये सब कह रहा है। खैर, ताबूत में वापस लौटकर आने की बात कहकर 11 अक्टूबर 2015 को सैम अपनी पत्नी सोफिया और बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया वापस चला जाता है। सैमुअल इब्राहिम को ऑस्ट्रेलिया वापस गए हुए अभी 3 दिन ही होते हैं कि 14 अक्टूबर 2015 को सोफिया रोते हुए अपने ससुराल वालों को कॉल करती है कि सैम की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। 3 दिन पहले ही हंसी खुशी घर से विदा होने वाले सैम की मौत की खबर को एक्सेप्ट कर पाना उनके माता पिता और भाई के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये लोग इसे ऊपर वाले की मर्जी मानकर खुद को संभालते हैं और अपने बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करते हैं। पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद सोफिया सैम की डेड बॉडी लेकर केरल में उसके गांव आती है। इस मुश्किल वक्त में अपनी बहन को संभालने के लिए सोफिया के साथ उसकी बहन सोनिया भी ऑस्ट्रेलिया से आती है। इसके अलावा सोफिया के माता पिता और बाकी रिश्तेदार भी अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिनों तक सोफिया अपने ससुराल में सास ससुर के साथ रहती है। कुछ दिन ससुराल में बिताने बाद वह अपने बेटे को साथ लेकर ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाती है। सैम को इस दुनिया से गए हुए लगभग 10 महीने हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेलबोर्न पुलिस अंदर ही अंदर सीक्रेट तरीके से छानबीन जारी रखती है। उनके हाथ से कातिल अभी भी बहुत दूर था। सोफिया ऑस्ट्रेलिया में ही थी। घर पर सैम की माता पिता से अक्सर उसकी बात होती रहती थी।
10 महीने बीत जाने के बाद एक दिन अचानक सैम के माता पिता के पास ऑस्ट्रेलिया से कॉल आता है। ये कॉल मेलबोर्न पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से होती है, जो सैम की मौत के सिलसिले में इन्हें अहम जानकारी देते हैं। पुलिस की ओर से इन्हें जो जानकारी मिलती है वो इनके लिए सैम की मौत की खबर से भी ज़्यादा बुरी साबित होती है। दरअसल पुलिस सैम की हत्या के जुर्म में उसकी पत्नी सोफिया को गिरफ्तार कर लेती है। सैम के माता पिता को जब ये बताया जाता है तब पहले तो उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं होता है। सोफिया उनकी बेटी जैसी थी और सैम उसके बचपन का प्यार था। दोनों की शादी बढ़िया चल रही थी और सैम के जाने के गम में सोफिया भी उतनी ही दुखी थी जितना सैम के माता पिता। ऐसे में सैम की हत्या के जुर्म में सोफिया के गिरफ्तार होने की खबर उन्हें बहुत बड़े झटके की तरह लगती है। अब यहाँ पर एक सवाल और है, सैम की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, तो फिर 10 महीने बाद अचानक पुलिस उसकी मौत को हत्या मानकर सोफिया को क्यों गिरफ्तार कर लेती है? ये ऑस्ट्रेलियन पुलिस की बहुत बड़ी चालाकी होती है। सैम की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई थी, इस बात का खुलासा सैम की ऑटोप्सी रिपोर्ट में ही हो जाता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसकी बॉडी में साइनाइड जहर और बेहोश होने वाली दवा के अवशेष मिले थे। तो पुलिस के लिए तो ये साफ हो जाता है कि सैम की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि किसी ने उसकी हत्या की है। लेकिन हत्यारा कौन था? जिस हत्यारे ने इतनी चालाकी से सैम की हत्या की थी, उसके लिए पुलिस को चकमा देना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। इसलिए पुलिस यहाँ पर चालाकी से काम लेती है और सैम की ऑटोप्सी रिपोर्ट में साइनाइड मिलने के बाद पुलिस किसी को नहीं बताती है, यहाँ तक कि सोफिया को भी नहीं। पुलिस सोफिया के सामने ऐसे ही जाहिर करती है कि उन्हें हार्ट अटैक वाली थ्योरी पर पूरा यकीन हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। जब सोफिया अंतिम संस्कार के बाद ऑस्ट्रेलिया वापस जाती है, तभी से पुलिस उसके पीछे कई जासूस लगा देते हैं। सोफिया का कॉल टैप किया जाता है और उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जाती है। अब सवाल यह है कि पुलिस को सोफिया के खिलाफ ऐसे कौन से सबूत मिल जाते हैं कि पुलिस उसे अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है? तो अब यहाँ से कहानी में एंट्री होती है अरुण कमलासन की। पुलिस अरुण के साथ सोफिया को भी सैम की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करती है। अब आप सोच रहे होंगे ये अरुण कौन है और सैम और सोफिया की जिंदगी में इसकी एंट्री कब होती है? ये वह समय था जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सैम MBA के लिए तमिलनाडु चला गया था, जबकि सोफिया महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से ही PG कर रही थी। अरुण भी इसी कॉलेज में IIT इंजीनियरिंग में MSc कर रहा था। सैम के तमिलनाडु चले जाने के बाद सोफिया और अरुण के बीच दोस्ती हो जाती है। इनकी शुरुआत तो दोस्ती से होती है, लेकिन बहुत जल्द दोनों के बीच अफेयर भी शुरू हो जाता है। सोफिया एक ही समय में सैम और अरुण दोनों के साथ रिलेशनशिप में होती है, लेकिन सैम को अरुण के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। हैरानी की बात यह है कि अरुण के साथ अफेयर होने के बावजूद सोफिया सैम के साथ शादी से इनकार नहीं करती है। सैम के साथ वो पूरी खुशी से शादी कर लेती है, लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी कि सैम से शादी करने के बाद भी अरुण के साथ इसका रिश्ता खत्म नहीं होता है। शादी के कुछ समय बाद सैम ओमान चला जाता है। सैम के ओमान जाने के बाद अरुण के साथ सोफिया का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होने लगता है और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। लेकिन अब भी सोफिया के अलावा और किसी को भी अरुण के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। सभी को अंधकार में रखकर सोफिया एक पतिव्रता पत्नी बनने का ढोंग करती रहती है। 2012 में सोफिया ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और उसी साल के अंत में वह सैम को भी ऑस्ट्रेलिया बुला लेती है। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी सोफिया को अरुण से दूरी बर्दाश्त नहीं होती है और जनवरी 2013 में वह अरुण को भी ऑस्ट्रेलिया बुला लेती है। यहाँ एक हैरानी की बात ये भी है कि अरुण ने भी एक दूसरी लड़की से शादी कर ली थी और वो भी एक बच्चे का बाप बन चुका था। इसके बावजूद सोफिया से उसका रिश्ता खत्म नहीं होता है। अरुण भी ऑस्ट्रेलिया में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए सोफिया और अरुण एक दूसरे के बहुत ही करीब आने लगते हैं। सैम को सोफिया और उनके रिश्ते के बारे में मालूम था या नहीं, इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि सैम ने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की थी।
अपने आखिरी इंडिया विजिट के दौरान उसने अपने दोस्तों को सिर्फ इतना बताया था कि अब उसके और सोफिया के बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहा। लेकिन इसके अलावा उसने और कुछ भी नहीं बताया था। अरुण और सोफिया का प्यार भी कॉलेज में ही शुरू हो चुका था और उनके रिलेशनशिप को भी अब लगभग 10 साल हो चुके थे। चोरी छुपे इतने साल बिताने के बाद ये दोनों एक होने का फैसला करते हैं, लेकिन इन दोनों के इस फैसले के बीच सबसे बड़ी दीवार सैम होता है, जिसे ये दोनों आखिरकार गिराने का फैसला कर लेते हैं। सैम की हत्या 13 अक्टूबर 2015 को हुई थी, लेकिन पुलिस के अनुसार अरुण और सोफिया ने उसकी हत्या की प्लानिंग 1 साल पहले से ही शुरू कर दी थी। सैम की हत्या से 3 महीने पहले एक रेलवे स्टेशन के पास उस पर हमला हुआ था। पुलिस का कहना था कि सैम पर हुए इस हमले के पीछे भी अरुण का ही हाथ था। पहली कोशिश में सैम की जान बच गई थी, लेकिन सोफिया और अरुण हर हाल में सैम को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने फिर से नए सिरे से प्लानिंग शुरू कर दी थी। सैम ने गांव में छुट्टी के दौरान बताया था कि अगली बार वह ताबूत में लौटकर आएगा, तो शायद जब पहली बार उस पर हमला हुआ था तभी उसे अपने दुश्मन के बारे में खबर लग चुकी थी। लेकिन यहाँ फिर एक और सवाल ये भी है कि अगर उसे अपने दुश्मन के बारे में मालूम चल गया था तो फिर वो छुट्टी में सोफिया को साथ लेकर गांव क्यों आया था, और वह वापस भी सोफिया के साथ ही गया था। ये सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सैम ही दे सकता था। सैम के इंडिया से लौटने के तुरंत बाद ये दोनों अपने प्लान को नए सिरे से बनाने का फैसला कर लेते हैं। प्लान के मुताबिक सोफिया सबसे पहले एवोकाडो मिल्क शेक तैयार करती है, जिसमें वह बेहोशी की दवा मिलाकर सैम को पीने के लिए दे देती है। मिल्क शेक पीने की थोड़ी देर बाद जब सैम बेहोश होने लगता है, सब ठीक उसी समय सोफिया अरुण को अपने घर पर बुलाती है। पुलिस के अनुसार अरुण उस रात मेन गेट से अंदर आने की बजाय गैराज के रास्ते खिड़की से घर के अंदर आया था। वह अपने साथ साइनाइड और ऑरेंज जूस लेकर आता है। यहाँ आने के बाद वो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करता है और फिर लगभग बेहोश हो चुके सैम को जबरदस्ती जहर मिला हुआ ये जूस पिला देता है। काम खत्म होने के बाद अरुण अपने घर वापस चला जाता है और सोफिया अपने पति को मरने के लिए छोड़कर सोने चली जाती है। सुबह जब नींद से जागती है तब वह सैम को अपने बिस्तर पर मरा हुआ पाती है। असल में तो वह सैम को पहले से ही मार चुकी होती है, लेकिन पुलिस और समाज के लिए वह ऐसा जाहिर करती है कि जब वह सुबह सुबह सोकर उठी तब सैम को मरा हुआ पाती है। सोफिया और अरुण अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। जब पुलिस इनके हार्ट अटैक वाली थ्योरी को मान लेती है तब ये दोनों पूरी तरह निश्चिंत हो जाते हैं। सैम का अंतिम संस्कार करने के बाद सोफिया जब ऑस्ट्रेलिया वापस आती है तभी से पुलिस इसके पीछे जासूस लगा देती है। सैम की मौत के बाद जब सोफिया वापस ऑस्ट्रेलिया आती है तब सोफिया सैम की कार को अरुण के नाम पर ट्रांसफ़र कर देती है और कुछ समय बाद ये दोनों एक बैंक में जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। इस दौरान इन दोनों का दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना बढ़ जाता है और एक दूसरे के साथ प्राइवेट मूवमेंट बिताने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर घंटों बात करने लगते हैं। इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग से पुलिस को इन दोनों के कारनामों का पूरा पता चल जाता है। इसके अलावा पुलिस को इन दोनों के पास से एक प्राइवेट डायरी भी मिलती है जिसमें ये दोनों एक दूसरे के लिए प्यार भरी बातें लिखा करते थे। ये डायरी कोर्ट में अहम सबूत के तौर पर पेश की जाती है। सारे सबूत मिल जाने के बाद आखिरकार पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। बैककोट। लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तब सोफिया ज़्यादा देर तक सच छुपा नहीं पाती है और अपने सारे काले कारनामे पुलिस को बता देती है, लेकिन अरुण तो और ज़्यादा चालाक निकला। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान वह पागल होने का नाटक करने लगता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पुलिस के सामने उसकी नौटंकी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती और आखिरकार वो भी अपनी गुनाह कबूल कर लेता है। एक बात और, सैम की हत्या करने से कुछ समय पहले ही अरुण अपनी पत्नी और बच्चे को इंडिया वापस भेज देता है ताकि सैम को रास्ते से हटाने के बाद वह सोफिया के साथ बिना किसी रोक-टोक के रह सके। सोफिया और अरुण दोनों पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पुलिस सारे सबूत भी इकट्ठा कर लेती है। इसी के साथ विक्टोरियन सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू होती है।
सुनवाई पूरी होने के बाद जून 2018 में इन दोनों को सैम की हत्या करने के अपराध में सजा सुनाई जाती है। अरुण को 27 साल जेल की सजा जबकि सोफिया को 22 साल की सजा सुनाई जाती है। जब ये सुनवाई चल रही होती है तब सैम और सोफिया का बेटा ऑस्ट्रेलिया में ही अपनी मौसी सोनिया के पास रह रहा था। सोफिया को सजा मिलने के बाद सैम के माता पिता अपने पोते की कस्टडी हासिल करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सोफिया और अरुण ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में एक अच्छे खासे इंसान की जिंदगी तो खत्म करते ही हैं, साथ में दो परिवारों की जिंदगियां भी तबाह कर देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब